नमस्कार साथियों, क्लास 10 के सोशल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस बार बोर्ड की परीक्षा 2 बार में होगी। पहले बार में 40 नंबर की परीक्षा होगी जो कि पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव होगी, जबकि दूसरे बार में सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। तो जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगा उसका मॉडल सेट झारखंड बोर्ड ने जारी कर दिया है। तो पहला मॉडल सेट का आंसर आज हम लोग देखेंगे और ये मॉडल सेट को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सोशल साइंस के पहले मॉडल सेट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। ऑप्शन है 1759, 1769, 1779 या 1789। तो साथ ही आप लोग जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 14 जुलाई 1789, अर्थात हमारा आंसर जो है घ जो ऑप्शन है डी ऑप्शन वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है। सोचिए, इसी पुस्तक में ये लिखा गया था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा होता है। तो आपको बताना है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट अर्थात सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन है। रूसो, मॉन्टेस्क्यू, डिदरो या वॉल्टेयर। तो साथियों, ये महान पुस्तक के महान लेखक जो हैं वो हैं रूसो। तो हमारा ऑप्शन जो क है वो सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की। काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने या रूसो ने। तो साथियों, आप जानते हैं कि यंग इटली और यंग यूरोप दोनों संगठन की स्थापना जो है वो मेजनी ने की थी, जिनका कि इटली के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। 1851, 1861, 1870 या 1881। तो साथियों, इटली का एकीकरण जो है वह 1861 में पूरा हुआ। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। शुल्क संघ जॉल वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर हुई। प्रसा के पहल पर, फ्रांस की पहल पर, ऑस्ट्रिया के पहल पर या रूस के पहल पर। तो साथियों, जॉल वेराइन की स्थापना जो है वो प्रसा के नेतृत्व में हुई थी। तो हमारा आंसर ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। बहुत ही दर्दनाक घटना था, हजारों लोग मारे गए थे। तो आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। 13 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 20 अप्रैल 1919 या 25 अप्रैल 1919। तो साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी के दिन हुआ था और वो तिथि जो था वो 13 अप्रैल था। तो हमारा ऑप्शन ए जो है 13 अप्रैल 1919 वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद ने या बाल गंगाधर तिलक ने। तो साथियों, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने की थी। यह दक्षिण अफ्रीका जाते समय इसकी रचना महात्मा गांधी ने पानी के जहाज पर की थी। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, बहुत प्रसिद्ध नारा है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये किसने कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने या बिपिन चंद्र पाल ने। तो साथियों, आप जानते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये कथन जो है वो बाल गंगाधर तिलक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को, श्रीमती इंदिरा गांधी को, रविन्द्रनाथ टैगोर को या महात्मा गांधी को। तो साथियों, पहले विश्व युद्ध में सैनिकों की भर्ती करने के लिए ब्रिटिश सरकार की तरफ से महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी की जो भक्ति थी अंग्रेज़ों के प्रति वो कम हो गई। कहा जाए तो महात्मा गांधी की आंखें खुल गई। सीमांत गांधी अर्थात फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। महात्मा गांधी को, श्रीमती इंदिरा गांधी को, अब्दुल गफ्फार खान को या पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो साथियों, फ्रंटियर गांधी जो है सीमांत गांधी वह खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, अर्थात हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो साथियों, उत्पत्ति के आधार पर आपको बताना है कि संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव 2 प्रकार के होते हैं। तो हमारा आंसर जो है
वो क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि भूगोल से अब स्टार्ट हो रहा है, 11 नंबर से भूगोल से क्वेश्चन है। 11 तो हम लोगों ने देख लिया, अब चलिए 12 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में मुख्य कारण क्या है? अर्थात पंजाब में भूमि की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है, कम हो रही है, इसका कारण क्या है? गहन सिंचाई, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या पशुचारण। तो साथियों पंजाब में अधिक सिंचाई के कारण भूमि वहाँ पर खराब हो रही है, उसमें लवण की मात्रा बढ़ रही है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1992 में, 1997 में, 2005 में या 2012 में? तो साथियों रियो डी जेनेरो सम्मेलन को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं और ये हुआ था 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो साथियों आप लोग जानते हैं कि राजस्थान जो है रेगिस्तानी एरिया है, तो यहाँ पर काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है, कुछ मध्य प्रदेश में भी पाया जाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं है? अर्थात किसके कारण पेड़ पौधे और प्राणियों को नुकसान नहीं होता? कृषि प्रसार से, बृहद स्तरीय विकास परियोजना से, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करने से या तीव्र औद्योगिक या शहरीकरण से? तो साथियों कृषि प्रसार से वनस्पति का कैसे ह्रास होगा? तो हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? अर्थात बाघों को बचाने के लिए भारत सरकार ने बाघ परियोजना कब लागू किया? 1972 में, 1973 में, 1974 में या 1975 में? तो इसका करेक्ट आंसर है 1973, अर्थात ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? संकटग्रस्त जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, लुप्त जातियाँ या इनमें से सभी? तो साथियों इसका आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सिरी फोर्ट में जल की सप्लाई के लिए हौज का निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त ने, इल्तुतमिश ने, अशोक ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो साथियों 14वीं शताब्दी में तो चंद्रगुप्त और अशोक नहीं था, वो आपका ईसा पूर्व में हुआ था। तो आपके पास 50-50 ऑप्शन है, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करके गूगल करके बताना है किसका आंसर ख होगा या ऑप्शन घ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है, सही है, नहीं होगा। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ग। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है, बिल्कुल सही बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योगों और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, यह भी सही है। तो कौन सा तर्क नहीं है आपको ये देखना है, तो ध्यान से देखिए। तो इसमें तो सब कोई लग रहा है कि सब सही है। बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है, सही है। बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती, यह भी सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है, यह भी सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, यह भी सही है। तो यहाँ पर सही आंसर दिया ही नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंगा पर, यमुना पर, नर्मदा पर या गोदावरी पर? तो साथियों सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। आप लोग जानते हैं कि इस पर बांध बनाने के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया गया था। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? कोई देश डेवलप है या नहीं, किस आधार पर किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य नीति या उपयोग सभी? तो साथियों किसी भी देश का विकास उसके प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता और स्वास्थ्य तीनों पर आधारित होता है।
अर्थात हमारा सही जो उत्तर होगा वह ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है, तो 3 परिवारों की आय 4,000, 7,000 और 3,000 है, तो चौथे परिवार की आय क्या है? तो साथियों 4 परिवार की औसत आय 5,000 है, इसका मतलब जो कुल आय है 5,000 गुने 4 अर्थात 20,000 होगा, जबकि यहाँ पर एक परिवार की 4,000, एक परिवार की 7,000 और एक परिवार का 3,000 दिया है। तो 4, 7 और 3 को जोड़िए, 4 और 7 11, 3 14,000 हो रहा है, तो 20 में 14 घटाइए तो आपका आंसर जो होगा वो 6,000 होगा, अर्थात हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, प्रति व्यक्ति के आधार पर, आय के आधार पर या उपयुक्त सभी के आधार पर? तो जो HDI निकलता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें तीनों को मानक माना जाता है, तो हमारा आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चे की संख्या को क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर या औसत जन्म दर? तो साथियों 1 वर्ष से कम का बच्चा शिशु कहलाता है और इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो क होगा, शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक या चतुर्थक? तो साथियों वन का उत्पाद जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, तो हमारा आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड होते हैं और सरकार के नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं, क्या कहलाते हैं? संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, संगठित और असंगठित दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों जो क्षेत्र, जो उद्योग धंधे सरकार के नियमों का पालन करते हैं और जिनका सरकार के पास रजिस्ट्रेशन होता है वह संगठित क्षेत्र कहलाते हैं, तो हमारा उत्तर होगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेत में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। तो इनमें से किनका कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अर्थात कोई कुछ उत्पादन नहीं करता है या कुछ बनाता नहीं है। तो साथियों जो शिक्षक है वो कुछ उत्पादन नहीं करता है, कुछ बनाता नहीं है, तो उसका सेवा है। तो शिक्षक कौन है? नरेश। और जो टैक्सी ड्राइवर है वो भी कुछ बना नहीं रहा है और ना ही कुछ पैदा कर रहा है। तो जो शिक्षक है नरेश और ड्राइवर राकेश, ये दोनों सेवा क्षेत्र में होंगे और ये हमारा ऑप्शन सी में है, तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है, वह रोजगार गारंटी देने वाली योजना मनरेगा के अंतर्गत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी? तो मनरेगा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, मनरेगा में 100 दिन की जो है मजदूरी आवश्यक रूप से मिलती है अगर किसी मजदूर ने उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? अर्थात एक परिवार काम कर रहा था, एक और आदमी जा कर के उसमें हेल्प कर दिया, लेकिन जितना प्रोडक्शन हो रहा था उतना ही हुआ, तो वो व्यक्ति कौन सी बेरोजगारी का शिकार होगा? मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी या शिक्षित बेरोजगारी? तो साथियों इस तरह के बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी अर्थात प्रच्छन्न बेरोजगारी करते हैं, अर्थात हमारा ख ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? जैसे गेहूं कितना कीमत का हुआ वो नहीं जोड़ा जाता है, आटा कितना में बना वो भी नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन उसका फाइनल चीज़ अगर ब्रेड बन गया या बिस्किट बन गया तो उसकी कीमत को जोड़ा जाता है। क्यों? बेरोजगारी से बचने के लिए, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों जीडीपी निकालने के समय दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए हम लोग किसी भी वस्तु के अंतिम उत्पाद को ही गणना करते हैं, तो इस प्रकार हमारा उत्तर जो है वो ख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31,
सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है। अब हम लोग आ गए राजनीति विज्ञान वाले पोर्शन में। तो सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है अर्थात झूठ है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, सही बात है। इसमें सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है, बिल्कुल सही बात है। यह अस्थिरता और आपसी फुट बढ़ाता है, नहीं। तो ग भी देख लेते हैं, घ भी देख लेते हैं हम लोग। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ती है, बिल्कुल सही। तो ग जो है वो गलत मालूम हो रहा है, तो हमारा उत्तर होगा ग। यह अस्थिरता और फुट को नहीं बढ़ाती है, जबकि यहाँ दिया हुआ है बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में कौन बेल्जियम की एक भाषाई समूह नहीं है। फ्रेंच, स्पेनिश, डच या जर्मन। तो साथियों वहाँ पर मुख्य जो टक्कर था वो डच और फ्रेंच में था, जबकि राजधानी ब्रुसेल्स में कुछ जर्मन लोग भी थे, जबकि स्पेनिश का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। तो हमारा उत्तर होगा स्पेनिश। स्पेनिश जो है वो बेल्जियम की भाषा समूह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया अर्थात नेशनल लैंग्वेज जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका को किसको बनाया गया, जिसके कारण वहाँ पर गृह युद्ध फैला। तमिल को बनाया गया, हिंदी को बनाया गया, पाली को या सिंगली को। तो साथियों सिंगली को बनाया गया, जिसका प्रतिशत कितना था आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। 1945, 1946, 1947 या 1948। तो श्रीलंका भारत के बाद आज़ाद हुआ है। अब तो आप लोग जान ही गए होंगे कि भारत की आज़ादी के बाद वाला साल केवल यहाँ पर एक ही दिया हुआ है, 1948। तो हमारा उत्तर होगा 1948। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है, संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। क देखते हैं, यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तर वाली होती है, बिल्कुल सही है। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, यह भी सही है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं, ये गलत है। तो हमारा उत्तर होगा ग। वैसे घ को भी देख लेते हैं, अदालत में संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है अदालत को, सही बात है। तो ग जो है वह ही थोड़ा ऑड नज़र आ रहा है, अटपटा नज़र आ रहा है, तो हमारा आंसर होगा ग। नेक्स्ट, निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है। भारत जब आज़ाद हुआ तो 14 भाषा को अनुसूचित भाषा घोषित किया, फिर 4 भाषा को जोड़ा और फिर उसके बाद 4 भाषा को जोड़ा। इस प्रकार 22 भाषा जो है अनुसूचित भाषा है। तो इसमें उन 22 भाषा में कौन सी भाषा नहीं है, अरबी, मैथिली, संथाली या असमिया। तो साथियों अनुसूचित भाषा में अरबी भाषा जो है वो सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है अर्थात सही मैच नहीं है। राज्य सरकार राज्य सूची पर कानून बनाती है, बिल्कुल सही। केंद्र सरकार संघीय सूची पर कानून बनाती है, यह भी सही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर समवर्ती सूची पर कानून बनाती है, यह भी सही है। तो लास्ट हम लोग देख लेते हैं, लगता है यही गलत होगा। स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार है, बिल्कुल गलत। अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, ना कि स्थानीय सरकार को। तो हमारा आंसर जो होगा वो घ होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है अर्थात पंचायत चुनाव के संबंध में या नगर पालिका नगर निगम के चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो क देखते हैं, अब स्थानीय कौन सा कथन सत्य है। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव में नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं है, गलत है, जबकि हमको सत्य को ढूंढना है। तो क नहीं होगा। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, बिल्कुल सही। तो और फिर देखते हैं, ग भी देख लेते हैं, कम से कम 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, नहीं 1/3 है, यहाँ पर 1/4 दिया तो ये गलत हो जाएगा। पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है, बिल्कुल सही है। तो आपका कौन गठन किया गया है, तो आपका घ भी सही है और ख भी सही है। तो इसका उत्तर ख और घ दोनों होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन प्रिंट करने में थोड़ी गलती हुई है। तो अगर आप ख या ग दोनों में कोई भी एक आंसर देते हैं तो आपका सही होगा, ख भी होगा सही और घ भी सही होगा। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, अर्थात सही मैच नहीं किया गया है। वर्ग विशेष के हित समूह को किसे कहते हैं? किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन, सही बात है। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज से लोगों को लामबंद करता है, सही बात है। आंदोलन किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना भी हो सकता है, नहीं भी, बिल्कुल सही है। अब घ देखते हैं, दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग लेती है, नहीं, ये गलत है। तो हमारा आंसर जो है घ होगा। दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग नहीं लेती है बल्कि राजनीति को इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको देख लेते हैं। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, अर्थात सही नहीं है? नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन था, बिल्कुल सही। खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह है, बिल्कुल सही। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल है, सही बात है। अब तृणमूल कांग्रेस हमारे पड़ोसी राज्य बंगाल में है। इनकी प्रमुख नेता ममता बनर्जी को आप लोग जानते ही होंगे, तो आपका ग भी सही है। घ बोल रहा है श्रीलंका में संघात्मक शासन प्रणाली है, नहीं, वहाँ पर एकात्मक शासन प्रणाली है। तो हमारा घ जो है वो सही आंसर होगा। तो इस प्रकार साथियों आपने पहले मॉडल सेट के 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, और जब जब सेट आएगा तो मैं आप लोग को ऐसा वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, और अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।